हे फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। अगेन हम लोग आज करंट अफेयर्स की ही टॉपिक को कवर करने की कोशिश करेंगे और इसको डिटेल से कवर करने के लिए चलते हैं बैकग्राउंड पे। आज हम लोग कवर करते हैं इकोनॉमिक, ठीक है, सर्वे ऑफ व्हाट 2022, ठीक है। अभी जैसे रिसेंटली इकोनॉमिक एनुअल बजट और इकोनॉमिक सर्वे रिलीज़ किया गया है, ठीक है। तो इसी को कवर करने की कोशिश करते हैं और ये दोनों चीज़ अलग अलग होती है, इकोनॉमिक सर्वे और एनुअल बजट, ठीक है। तो अभी इकोनॉमिक सर्वे को अभी हम लोग कवर करते हैं, उसके बाद धीरे धीरे एनुअल। एक्चुअली क्या है कि ये सब बहुत बड़ा होता है वॉल्यूम में, काफ़ी मतलब हंड्रेड्स ऑफ पेजेस में ये सब चीज़ होता है मेंशन। तो इसको एक छोटा सा वीडियो में कवर करना वो आसान नहीं होता है, इम्पॉसिबल नहीं होता है इस तरह से, है ना। लेकिन इसकी जो मेन हाईलाइट्स है ना, इकोनॉमिक सर्वे की बात कर रहा हूँ मैं, है ना। अभी फ़िलहाल चूँकि इसी को नहीं कवर करें, तो जो मेन की पॉइंट्स है, हाईलाइट्स है ना, तो उसको हम लोग अभी कवर करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और ये बताना चाहूँगा कि पहले जब ये चीज़, ये सिस्टम शुरू हुआ था, है ना, कि एनुअल बजट वाला सिस्टम जो है, जस्ट अ मोमेंट, है ना, चाहे आप एनुअल बजट का हो, ठीक है, या प्लस इकोनॉमिक सर्वे का हो, ठीक है जी। ये 1950 से शुरू हो गया है, 51 टू 51 के दरमियान में ये शुरू हुआ था, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ एक साथ हुआ करता था, चाहे आप एनुअल बजट का हो या फिर इकोनॉमिक सर्वे। ये इकोनॉमिक सर्वे भी इसका पार्ट ही हुआ करता था। लेकिन 1964 में, ठीक है, इसको अलग कर दिया गया, इसको इकोनॉमिक सर्वे को, इसको अलग कर दिया गया। तो अब क्या होता है कि जब भी एनुअल बजट आता है, ठीक है, एनुअल बजट जब भी आता है, हाँ, तो उससे जस्ट एक दिन पहले इकोनॉमिक एनुअल बजट, ठीक है, एनुअल बजट है ये समझ लो, इससे बिफोर वन डे इकोनॉमिक सर्वे को इंट्रोड्यूस किया जाता है पार्लियामेंट में, ठीक है। अब जब भी बजट सेशन चलता है पार्लियामेंट में, हम जानते हैं कि प्रेसिडेंट, ठीक है, प्रेसिडेंट दोनों हाउस में, लोकसभा राज्यसभा दोनों हाउस में, है ना, अपना स्पीच वगैरह देते हैं। उसके बाद तब जा करके इस तरह की चीज़ों का इंट्रोडक्शन इसमें होता है। और कौन सा मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है ये चीज़, बजट वगैरह से रेलिवेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, यानी फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत। कौन है फाइनेंस मिनिस्टर अभी? मिसेस निर्मला सीतारमन, ठीक है। मैं बोल भी रहा हूँ, लिखने में थोड़ा सा ये हो रहा है क्योंकि मैं इंग्लिश लिख रहा हूँ इसमें ना, तो ये अभी वही है, हाँ। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत ही ये सब चीज़ें, बजट या फिर सर्वे, इस तरह जो कहते हैं इकोनॉमिक सर्वे वगैरह, ये सब सारी चीज़ें उसके अंतर्गत ही आती है, ठीक है। और ये होता क्या है एक्चुअली, ये क्या होता है कि रिपोर्ट होता है, एनुअल रिपोर्ट यूँ कह सकते हैं, है ना, कि जो लास्ट ईयर कैसा परफॉर्मेंस रहा इकोनॉमिक्स, इसकी बात करते हैं, अगर हम सर्वे की बात करते हैं इकोनॉमिक सर्वे की, है ना, तो एक, है ना, एनुअल रिपोर्ट होता है, रिपोर्ट कार्ड जिसको कहते हैं ना, कि लास्ट ईयर में कैसा रहा परफॉर्मेंस, है ना, ओवरऑल। और एक फोरकास्टिंग भी रहता है कि आने वाले टाइम के लिए कि आगे क्या गोल ले, क्या लक्ष्य है, क्या अचीव करना है ना। ये दोनों चीज़ को कवर किया जाता है इकोनॉमिक सर्वे में इस तरह से, ठीक है। और ये मिनिस्ट्री ऑफ फिनेंस के अंतर्गत में, है ना, एक डिपार्टमेंट है, जस्ट मोमेंट, है ना, ये डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ कौन, इकोनॉमिक अफेयर्स, ठीक है। इसी में एक डिवीज़न है, इकोनॉमिक डिवीज़न कहते हैं, वो ही प्रिपेयर करती है ये क्या क्या इकोनॉमिक सर्वे, ये वाला जो डॉक्यूमेंट। और इसको प्रिपेयर करने में किसका अहम रोल होता है ना, इनमें चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र, यही प्रिपेयर करवाते हैं। उसके बाद वो मिनिस्टर को, यानी कि फाइनेंस मिनिस्टर यानी निर्मला सीतारमन, उसको वो सौंपते हैं, तो फिर वो जा करके वहाँ पे टेबल करते हैं, पार्लियामेंट में प्रेजेंटेशन देते हैं उसको। तो ये प्रोसेस है, ठीक है। तो जैसा कि बताया कि 1950 से 64 तक, 1964 तक सेपरेट हुआ करता था, अब एक साथ हुआ करता था। अब 1964 के बाद से, 64 के बाद से अब अलग हो रहा है, जस्ट बजट के एक दिन पहले इसको इंट्रोड्यूस किया जाता है पार्लियामेंट में, ठीक है। अब आगे बात, और हर वो एक तो बाइंडिंग नहीं होती, दूसरी बात ये कि जब भी वो ये किया जाता है, इस तरह का इकोनॉमिक सर्वे को पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया जाता है, तो उसमें हर हर वो साल जो ना एक कोई ना कोई थीम के साथ
उसको इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो इस साल का 2022 का जो थीम है, ठीक है, ये थोड़ा टेक्निकल टर्म है, AIGLE, एजाइल अप्रोच कहते हैं। मीन्स कि थोड़ा ग्रेजुअली, ऐसा नहीं कि एकदम बिग बैंग की तरह एक ही बार में ड्रास्टिक चेंज आ जाए, है ना। इसमें ये है कि थोड़ा थोड़ा करके लेकिन इफेक्टिव वे में, है ना, डेवलप करना है हर चीज़ को, है ना। तो वो चीज़, ये थीम का नाम है एजाइल अप्रोच। एग्जाम में इस तरह का दे देता है, एक लाइन लिखा हुआ, कई सारा इसी तरह का देगा सिमिलर लाइन्स, उसके बाद पूछेगा इस बार का थीम क्या है इकोनॉमिक सर्वे का। तो यही है एजाइल अप्रोच, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। देखो, ये जो इकोनॉमिक सर्वे, चूँकि बहुत ही लंबी वॉल्यूम होती है इसकी, जब भी चैप्टर वाइज कभी कवर किया जाएगा तो उसमें डिटेल्स ये किया जाएगा। अभी मैं जो भी मेन हाईलाइटेड पॉइंट्स है ना, इंडिया टुडे द्वारा जो भी कवर किया गया है ना, मेन हाईलाइटेड पॉइंट जो कि इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो उसको मैं कवर करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। क्या कह रहा है इकोनॉमिक सर्वे 2022, 8 की पॉइंट्स है, यू नीड टू नो, है ना, हमें जानने की ज़रूरत है। अब क्या क्या है इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। द मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इंडिकेटर्स इन द गवर्नमेंट्स इकोनॉमिक सर्वे सजेस्ट, ये क्या सजेस्ट करता है, कहता है मैक्रो। देखो, एक होता है माइक्रो इकोनॉमिक एक्टिविटी, है ना, एक होता है मैक्रो, ये जो लिखा हुआ इधर मैक्रो, MACRO, है ना। तो स्टूडेंट्स जो भी कम्पिटिटिव एग्जाम का तैयार करते हैं उनका मेन फोकस इसी पे रहना चाहिए, मैक्रो लेवल का, क्योंकि बड़ी बड़ी चीज़ें जिसमें होती है ना, जिसमें बोरोइंग वगैरह होता है, या फिर है ना FDI वगैरह, इस तरह की इन्वेस्टमेंट वगैरह, ये सब सारी चीज़ें जो ना मैक्रो इस पे आता है। माइक्रो बहुत छोटे लेवल की इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो अब यहाँ पे बोला क्या जा रहा है, इसको अब हम समझने की होती है। मैक्रो स्टेबिलिटी यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबल है ना, स्टेबिलिटी इंडिकेटर्स इन द गवर्नमेंट इकोनॉमिक सर्वे सजेस्ट, मतलब माइक्रो लेवल की जो इकोनॉमिक एक्टिविटी वो काफ़ी स्टेबल है, यही कहने का मतलब है इनका, है ना, कि ये सजेस्ट करता है कि द कंट्रीज इकोनॉमी इज़ वेल प्लेस्ड टू टेक ऑन द चैलेंजेस ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 2022-23, यानी 2022-23 फाइनेंशियल ईयर है, इसमें जो भी चैलेंजेस वगैरह आने वाला है उसको काउंटर करने के लिए, उसको फेस करने के लिए, है ना, रेडी है, क्योंकि मैक्रो लेवल की जो इकोनॉमिक एक्टिविटी वो काफ़ी स्टेबल है गवर्नमेंट का। ये जो ना, ये डॉक्यूमेंट का स्टेटमेंट है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स को भी इसी हिसाब से जो आपका डॉक्यूमेंट में रिलीज़ होता है वही एग्जाम में पूछता है, ठीक है। आपका पर्सनल व्यू क्या है उस पर नहीं जाना है, ठीक है। तो इसका मतलब आपको ये ध्यान में रखना है कि मैक्रो लेवल की जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है काफ़ी स्टेबल है, इसीलिए गवर्नमेंट कह रही है कि 2022-23 में जो भी चैलेंजेस आने वाले फाइनेंशियल, उसको काउंटर करने के लिए, यानी उसको फेस करने के लिए रेडी है, ठीक है। वेल प्लेस्ड यहाँ पर लिखा हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे क्या कह रहा है कि वही चीज़ जो मैंने बोला है पीछे, शायद वही चीज़ है, ये देखो। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ऑन मंडे टेबल्ड द इकोनॉमिक सर्वे, है ना, मंडे को उन्होंने पार्लियामेंट में रखा, है ना, 2021-22 का अहेड ऑफ द यूनियन बजट। बोला ना कि यूनियन बजट आने से पहले एक दिन पहले रखा जाता है, तो वो रख दिया था। अभी तो दोनों चीज़ ही आ गया, तो उसको कवर किया जाए। कहता द इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 शेड लाइट, किस पर प्रकाश डाला है, ऑन डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी एज वेल एज रिफॉर्म्स, अलग अलग इकोनॉमिक के सेक्टर पे भी लाइट प्रकाश डाला है, यानी कि रोशनी डाला है। उसके अलावा क्या कहता है, रिफॉर्म्स, जो सुधार जो होता है, दैट आर नीडेड, जो फ्यूचर में कुछ सुधार अगर चाहिए इकोनॉमिक इसमें ग्रोथ को एक्सलरेट करने के लिए, उस पर भी प्रकाश डाला गया, यही कहने का मतलब है। अब यहाँ पे वही पॉइंट है जो मैंने बोला था कि यहाँ पे स्टेबिलिटी किस चीज़ में है, मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इंडिकेटर्स इन द गवर्नमेंट इकोनॉमिक सर्वे सजेस्ट दैट द कंट्रीज इकोनॉमी इज़ वेल प्लेस्ड टू टेक ऑन द चैलेंजेस ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, है ना। तो ये चीज़ बोला है कि रेडी है, जो भी चैलेंजेस आने वाला है 2022 से 23 के दरमियान में, है ना, मैक्रो लेवल की इकोनॉमी काफ़ी स्टेबल है, तो वो चीज़ को फेस करने के लिए रेडी है, यही कहने का मतलब हुआ। अब यहाँ पे क्या कह रहा है ना, स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू, यानी कि रेवेन्यू कलेक्शन अच्छा खासा है, यही कहने का मतलब हुआ। अब इसको पढ़ते हैं। देखो, मैंने वहाँ पे क्या बोला कि 8 पॉइंट है, 8 पॉइंट है ही मेजर पॉइंट्स, उसको हम लोग कवर करेंगे यहाँ पे, है ना, 8 पॉइंट्स को, ठीक है। यहाँ पे क्या है, स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू, द सर्वे पॉइंटेड आउट दैट रेवेन्यूज हैव विटनेस्ड अ स्ट्रॉन्ग रिवाइवल इन फाइनेंशियल ईयर 2022। रेवेन्यू जो कलेक्शन होता है उसका रिवाइवल हुआ है, यानी कि पहले घटा होगा पैंडेमिक वगैरह को लेकर के, बाद में रिवाइवल हुआ है, अच्छा खासा कलेक्शन हुआ है, तो इसलिए स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू हो गया। दिस मीन्स दैट द गवर्नमेंट हैज़ फिजिकल रूम, है ना, फिजिकल रूम टू प्रोवाइड सपोर्ट इफ नेसेसरी। फिजिकल रूम, फिजिकल, देखो फिजिकल टर्मिनोलॉजी वो जो आता है ना, इसमें वही होता है कि फाइनेंशियल एक्टिविटी जो वगैरह होता है, रेवेन्यू कलेक्शन या फिर इस तरह से बोरोइंग वगैरह, इस तरह की चीज़ें, ये सब फिजिकल में आ जाता है ना। तो इसको इसकी ये बोल रहा है कि इसके पास फिजिकल रूम यानी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, कभी भी ज़रूरत हुआ तो वो सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट तैयार है, ये कहने का मतलब हुआ। अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट की ओर जाते हैं, जस्ट अ मोमेंट। हाँ, एक तो ये बोल रहा है कि फिजिकल रूम प्रोवाइड सपोर्ट करने के लिए फिजिकल रूम वहाँ पे रेडी है गवर्नमेंट का। उसके बाद दूसरे का फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, है ना, ये कहता ये पॉइंट, हाई फॉरेन रिजर्व, फॉरेक्स जो कहते हैं कि
यूएस डॉलर में जो रिजर्व रहता है ये भी अच्छा खासा हाई है, एक ये बोल रहा है। दूसरा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई जो कहते हैं ये भी ये भी सपोर्ट में ही है। तीसरा चीज़ राइजिंग एक्सपोर्ट्स, जो एक्सपोर्ट वगैरह गुड्स वगैरह बना के हम लोग दूसरे देशों में भेजते हैं वो भी राइजिंग स्थिति पे है ना। है प्रोवाइडेड अ बफर, यहाँ पे ये पॉइंट गौर करने वाली है। यहाँ कहता है कि ये सब चीज़ जब सपोर्ट में ही है तो ये क्या प्रोवाइड कर रहा है कि बफर अगेंस्ट लिक्विड टैम्परिंग, यानी कि एक तरह का यूँ समझ लो कि कोई भी चैलेंजेस आने वाले हैं हमारे सामने में, लेकिन हम ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है उस चीज़ के लिए, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे कहने का मतलब है कि चाहे एफडीआई या फिर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कहते हैं, या फिर एक्सपोर्ट हमारे सपोर्ट में यानी कि राइजिंग स्थिति में है, फिजिकल डूम काफ़ी सपोर्टिव है इस तरह से। तो कह रहा है कि आने वाले टाइम एक्चुअली में ये जो है ना लिक्विडिटी टेम्परिंग का मतलब क्या हुआ कि लिक्विडिटी जो होता है कि जो करेंसी वगैरह मार्केट में जो होता है ना अवेलेबल, उसको कभी क्या होता है कि फाइनेंशियल क्राइसिस वगैरह इस तरह वाली स्थिति पैदा हो जाती है। हाँ, तो उसमें क्या होता है कि जो भी सेंट्रल बैंक जिस भी कंट्री का होता है ना, तो वो वहाँ पे उस स्थिति को सिचुएशन को, चाहे आप इन्फ्लेशन की स्थिति का हो या भी कोई भी चीज़ इस तरह की स्थिति को कंट्रोल करने के लिए वो वहाँ पे इंटरफेयर करता है कि पैसे को मार्केट से निकाल लेता है या पैसे को डालता है। इस तरह से डिमांड एंड सप्लाई का रूल वहाँ पे अप्लाई इस तरह से होता है ना। तो अभी कहने का मतलब ये है कि जैसे यूरोपियन कंट्री, खासकर अभी यूएसए की बात कही जाती है कि वहाँ पे कुछ ऐसी सिचुएशन आने वाली इस तरह से ये है इन्फ्लेशन को लेकर के, तो वहाँ पे हो सकता है कि वहाँ का सेंट्रल बैंक जो है ना मार्केट से जो यूएस डॉलर वगैरह उसको स्टक करेगी, है ना। तो ऐसी स्थिति एक जो है ना लिक्विडिटी टेम्परिंग वाली एक स्थिति पैदा होने वाली है। तो ऐसी स्थिति पैदा होने पे क्या होता है कि पूरा ग्लोबलाइजेशन का एक वर्ल्ड ऐसा है कि ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड है ना, कि कहीं पे कुछ भी होता है किसी भी कंट्री में, दुनिया के किसी भी हिस्से में कुछ होता है तो पूरा दूसरे पार्ट यानी कि वर्ल्ड के दूसरे हिस्से में जो कंट्री है वो भी इफेक्ट आ जाता है, खासकर इकोनॉमिक एक्टिविटी वगैरह में। हाँ, तो वही यहाँ पे कहने का मतलब यहाँ पे जो बता रहा है कि लिक्विडिटी टेम्परिंग वाली स्थिति भी आ जाएगी तो एक बफर का काम करेगा, क्योंकि एफडीआई फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ये सब सारे इंडिया के फेवर में है अभी। ये कहने का मतलब, अभी ज़्यादा एक्सप्लेन करूँगा तो फिर ये लंबी हो जाएगी वीडियो। फिर आगे चलते हैं। आगे बोल रहा है क्या, जीडीपी एस्टिमेट्स द इकोनॉमिक सर्वे प्रोजेक्ट। अब देखो जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो कहते हैं ना, इसका एक एस्टिमेट लगाया है। क्या प्रोजेक्टेड है कि 8 से 8.5% के दरमियान में रहेगा, है ना, यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी जो कहते हैं। कहता है कि ग्रोथ रेट फॉर द इंडियन इकोनॉमी इन 2022 to 23 का ही गेस किया गया है ना, प्रोजेक्ट किया गया है 2022 से 23 के लिए ही 8 से 8.5% के दरमियान में रहेगा। अब कह रहा फिजिकल ईयर बिगिनिंग ऑन अप्रैल 1। आपको मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ यहाँ पे, एक चीज़, जैसे ये सब फाइनेंशियल एक्टिविटी जो होता है ना, ये एक फिजिकल ईयर के टर्म दिया गया इसको, जो इसका काउंट डाउन जो स्टार्ट होता है ना अलग महीने से होता है, अप्रैल से लेकर के 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है। 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, 31 मार्च तक चलता है, ठीक है। ये एक साइकिलिंग चलती है ये फाइनेंशियल एक्टिविटी की, ठीक है। तो वही यहाँ पे कहने की कोशिश कर रहा है। ये कैलेंडर बेस्ड नहीं होता है कि 1 जनवरी से लेके, कैलेंडर में क्या होता है कि 1 जनवरी है ना से लेके, अरे ये क्या हो रहा है, हाँ 1 जनवरी से लेके और 31 दिसंबर तक, ठीक है। ये नॉर्मल जो कैलेंडर ईयर होता है, तो ये चीज़ में नहीं चलता है। यहाँ पे क्या चलता है, जैसा मैंने बताया है ना, 1 अप्रैल से टू कहाँ तक, 31 मार्च तक। अब ये क्यों होता है, एग्जैक्ट कोई भी रीज़न इस तरह से नहीं है कि अप्रैल को ही क्यों इस तरह से मनाया गया, लेकिन एक ये मतलब एक आइडिया लगाया जा सकता है। पहली चीज़ कि ये बहुत पहले से चलता आ रहा है, ब्रिटिश टाइम से ही चलता हुआ आ रहा है ये चीज़, है ना। और दूसरी चीज़ ये कि अब ये कहते हैं कि इस पीरियड में जो एक आध हार्वेस्टिंग सीज़न भी आ जाता है और कुछ फेस्टिव सीज़न वगैरह भी आ जाता है, और जैसे पोंगल या बैसाखी वगैरह इस तरह की ये भी चीज़ें आ जाती है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए शायद ये क्या एग्जैक्ट रीज़न कुछ मैं नहीं बता सकता, लेकिन ऐसा एक्सपर्ट का कहना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि जो यहाँ पे चलते हैं ना, 8 से ये प्रोजेक्ट किया गया है ग्रोथ जीडीपी का 8 से 8.5% किसके लिए, 2022 से 23 के लिए, इसके लिए जो कि स्टार्ट होगा अप्रैल 1 से, ठीक है। अब कह रहा है कि दिस कंपेयर्स टू 9.2% जीडीपी एक्सपेंशन प्रोजेक्टेड बाय द, जस्ट अ मोमेंट, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। हाँ, ये है ना एनएसओ इन्होंने प्रोजेक्ट किया है कि 9.2% जीडीपी एक्सपेंशन होगा, है ना, फॉर ऑन गोइंग फाइनेंशियल, ये जो अभी चल रहा है करंट की बात कर रहा है ना, अभी करंट का अभी तो आना बाकी है ना, जैसे 1 अप्रैल आना बाकी है, तो ये अभी इसमें इंक्लूडेड है ना। तो ये चीज़ अभी यानी कि करंट का ये समझ सकते हो 9.2% है। आने वाले सालों में, आने वाले जो टाइम है 1 आध साल के बाद जो उसका प्रोजेक्शन है 8 से 8.5% का, ठीक है। तो ये चीज़ है अब क्या है ना। इट ऑल्सो नोटेड दैट जीडीपी ग्रोथ रेट कॉन्ट्रैक्टेड बाय
कहता है कि ये भी यहाँ पे नोट करने वाली बात है क्या, कि जीडीपी का ग्रोथ रेट जो ना कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, डाउनफॉल हुआ है कितना, 7.3% 2020 से 21 के दरमियान में, है ना, एकदम कॉन्ट्रैक्ट कर गया नीचे। मतलब समझ लो कि ये बेस एरिया, ये कॉन्स्टेंटली चल रहा है। कलर मैं थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ, है ना, ये बेस है ना। अब ग्राफ इसी तरह से बना रहे हैं, अगर 2% का बढ़ा तो यहाँ 2% बढ़ गया, है ना, अगर 5% का बढ़ गया तो ऊपर गया 5% इस तरह से बढ़ गया। अगर कहीं घट गया, यहाँ बोला कि कॉन्ट्रैक्ट हो गया कितना, 7.3%, तो कॉन्ट्रैक्ट ये माइनस में चला गया, यानी नीचे ही आ गया ये, इस तरह से समझ लो ये 7.3%। इस हिसाब से ऐसी स्थिति भी आ गई थी जब भी फर्स्ट वेव ऑफ कोरोना आया था, कोविड-19 का पहला वेव 2020 में इस तरह से आया, तो उस टाइम में ये जीडीपी डाउन ही हो गया था, ग्रोथ इसका 7.3%। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं, और यहाँ पे आगे क्या बोल रहा है, एग्रीकल्चर वाला पार्ट, नेक्स्ट पॉइंट जो है इसका, इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। एग्रीकल्चर वाला यहाँ से, है ना, द एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर्स वही मिल्क एंड, है ना, इस तरह से मीट वगैरह इस तरह से जो होता है, तो वो अलाइड सेक्टर में आता है। एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर्स हैं रिमेंड द सिल्वर लाइनिंग ड्यूरिंग, क्या कहता है, सिल्वर लाइनिंग ड्यूरिंग, है ना, कोविड-19 पेंडेमिक, एंड आर एक्सपेक्टेड टू ग्रो 3.9% इन 2021 से 22 के दरमियान में 3.9% का जो है ना ग्रोथ होने की चांसेस एक्सपेक्ट किया जा रहा है। कि कहता है कि इससे पहले कहता है कि आफ्टर ग्रोइंग 3.6% इन द प्रीवियस, पहले के साल में 3.6% का ग्रोथ हुआ था, अभी 3.9%, थोड़ा सा ज़्यादा और भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि ग्रोथ किस में, एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर में। बोला कि सिल्वर लाइनिंग, यानी कि होप है इसमें कि ग्रो करेगा। ग्रो किया है इसमें, पैंडेमिक पीरियड में भी ग्रो किया है एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर, बट क्या है कि और भी ज़्यादा कर सकता था, है ना, तो यही चीज़ है। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं ये वाला पॉइंट को, सर्विस सेक्टर, है ना, हम लोग जानते हैं ना कि अलग अलग सेक्टर है ना, एग्रीकल्चरल सेक्टर या फिर इस तरह से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर या सर्विस सेक्टर, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी। तो यहाँ सर्विस सेक्टर की बात कर रही है कि यहाँ देखो क्या कहते हैं, कोविड-19 पैंडमिक हैज़ हिट द सर्विस सेक्टर द हार्डेस्ट। ये पॉइंट देखो, सबसे ज़्यादा इफेक्ट कौन हुआ, सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर आप समझते हो ना, जो भी है ना, ट्रांसपोर्टेशन या फिर इस तरह से हेल्थ सेक्टर वगैरह, इस तरह से जो तो बैंकिंग वगैरह हो गया, है ना, इस तरह से जो भी कस्टमर सपोर्ट वगैरह प्रोवाइड करता है, ये सब सारी सर्विस सेक्टर में था। सबसे ज़्यादा अफेक्ट हुआ कोविड-19 की वजह से ये सर्विस सेक्टर ही हुआ, यही कह रहा है। दिस सेक्टर इज़ प्रोजेक्टेड टू ग्रो बाय, इस सेक्टर के बारे में क्या प्रोजेक्ट किया गया है कि ये ग्रो करेगा बाय कितना, 8.2% दिस फाइनेंशियल ईयर, इस फाइनेंशियल ईयर में। ठीक है, पहले का क्या था, फॉलोइंग द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर 8.4% कॉन्ट्रैक्शन, यानी नीचे ही चला गया था, ये बेस लाइन है, नीचे ही चला गया था 8.4% पहले, यानी कि शुरुआत में जो कोविड-19 का जो ये फर्स्ट वेव का ये था ना, 8.4% नीचे ही चला गया था। लेकिन अभी जो 2020 to 23 की प्रोजेक्शन है ना, तो उसमें ये ऐसा ये किया गया है कि 8.2% से ग्रो करेगा ये सर्विस सेक्टर, बस यही है, इसमें और ज़्यादा कुछ नहीं है। अब आते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर पे। इंडस्ट्रियल सेक्टर, द ग्रोथ ऑफ द इंडस्ट्रियल सेक्टर हैज़ बीन एस्टिमेटेड, कितना एस्टिमेट किया गया, 11.2% इन द फाइनेंशियल ईयर 2022 में। ठीक है, यानी कि ये इंडस्ट्रियल सेक्टर का है, 11.2 का है। अब आगे चलते हैं, आगे में है कंजम्पशन, जस्ट मोमेंट यार, हाँ, कंजम्पशन जो हम लोग उपयोग करते हैं कुछ चीज़ का, टोटल कंजम्पशन इज एस्टिमेट टू हैव ग्रोन बाय, ग्रो किया है कितना, 7% 2021 से 22 के। क्यों किया है, विद सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन की सेवा इन द फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट स्पेंडिंग, गवर्नमेंट ने स्पेंड किया है इसलिए बढ़ा है कंजम्पशन। ठीक है, ये नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि एयर इंडिया प्राइवेटाइजेशन, एयर इंडिया जो हम लोग जानते हैं कि एक एविएशन सेक्टर की एक, यानी कि गवर्नमेंट की फ्लाइट ये है ना, गवर्नमेंट की फ्लाइट है, यूँ समझ लो इस तरह से, है ना, जो कि इसको चलाती है गवर्नमेंट अपने कंट्रोल में रख करके, तो इसको अभी प्राइवेटाइज किया जा रहा है, क्या गया है ना। तो वही कह रहा है कि द इकोनॉमिक सर्वे हैज़ हाईलाइटेड द प्राइवेटाइजेशन ऑफ एयर इंडिया वाज अ सिग्निफिकेंट, कहता कि ये जो प्राइवेटाइज किया गया है एयर इंडिया को, ये क्या है कि एक सिग्निफिकेंट स्टेप है इन टर्म्स ऑफ बूस्टिंग द, है ना, प्राइवेटाइजेशन ड्राइव, ये जो प्राइवेटाइजेशन का एक मुहिम चला हुआ है इसको बूस्ट करने के लिए, ताकि इसके क्या होगा, गैदरिंग डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसीड्स। डिसइन्वेस्टमेंट ये होता है कि बेचना, बेचने के बाद उससे पैसा एकत्र करना, फिर उस पैसे को डाइवर्ट करना दूसरा डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ वगैरह में, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट वगैरह, है ना। डिसइन्वेस्टमेंट बुरा नहीं हो सकता हर केस में। कभी क्या होता है कि अब वो परफॉर्म नहीं कर रही है, कोई भी पब्लिक सेक्टर की कोई भी कंपनी है, कोई भी इस तरह की इंडस्ट्री है ना, अब वो परफॉर्म नहीं कर पा रही है उतनी जितना करना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि उसको डिसइन्वेस्टमेंट करना ही मुनासिब होता है, कि उसको कर देने से उससे जो भी पैसा वगैरह आता है तो उसको इन्वेस्ट कीजिए आप दूसरे सेक्टर में, है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट या कुछ भी टेक्नोलॉजी वगैरह इस तरह को ये अपग्रेड करने में, बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, तो हमेशा मतलब हमेशा ख़राब ही नहीं कहा जाता है डिसइन्वेस्टमेंट,
अच्छा भी होता है ये चीज़। तो इसीलिए स्टूडेंट को दोनों पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहिए इसमें, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया, ठीक है, सिग्निफिकेंस ना। ये एयर इंडिया की बात होगी। अब कहते हैं कि इंक्रीज इन कैपिटल स्पेंडिंग। कैपिटल स्पेंडिंग मतलब कि कैपिटल मीन्स ये होता है कि अगर पैसा कहीं पे इन्वेस्ट कर रहे हैं कि जिससे कि एक असेट क्रिएट होए। एसेट मीन्स कि अगर आपने रोड बना दिया, रोड बन गया तो रोड से आपको टोल टैक्स वगैरह बहुत सारी चीज़ें आएगी, इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगा, है ना। तो इसको कैपिटल स्पेंडिंग में कंसिडर करेंगे, या कोई भी बड़ी बिल्डिंग इस तरह की चीज़ें, है ना। तो ये चीज़ क्या कह रहा है कि इंक्रीज इन कैपिटल स्पेंडिंग, कहते हैं अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे देयर कैन बी अ शार्प इंक्रीज इन द कैपिटल स्पेंडिंग, यानी कि पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में, ये समझ के चलना है। ये इकोनॉमिक सर्वे यही कह रहा है कि कैपिटल स्पेंडिंग अच्छा खासा होने वाला है, ठीक है, बाय द गवर्नमेंट एज अ डिमांड एंड सप्लाई इनहेंसिंग मेजर, है ना। कैपिटल इस वजह से इन्वेस्ट किया जाएगा, यहाँ पे ये बोल रहा है कि डिमांड एंड सप्लाई इनहेंसिंग मेजर, इसको बढ़ावा देने के लिए डिमांड एंड सप्लाई का जो रूल चलता है इकोनॉमिक एक्टिविटी में, कैपिटल का इन्वेस्टमेंट होने वाला है, ये चीज़ है, ये चलता है। अब देखो वो तो पढ़ लिया, अब कुछ यहाँ पे ग्राफ्स वगैरह दिया हुआ है, इमेजेस, इसको हम लोग पढ़ने समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। पहला वाला यहाँ पे यह क्या करें कि इंडियन इकोनॉमी स्नैपशॉट से लिया गया, पूरा इकोनॉमी का एक स्नैपशॉट ये समझ लो कि ये चीज़ लिया गया है। पहला चीज़ को अगर हम लोग समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पे क्या है कि जीडीपी ग्रोथ, अरे जस्ट अ मोमेंट, चलो ऊपर, हाँ ये है जीडीपी ग्रोथ वाला, थोड़ा नीचे करते हैं, हाँ जीडीपी ग्रोथ कहता है कि एट कांस्टेंट प्राइस, करंट एंड कांस्टेंट प्राइस दोनों चीज़ होता है यहाँ पे। कांस्टेंट प्राइस यानी कि बेस ईयर पीछे का जो लिया गया उससे लिया गया है ना, और इन परसेंटेज में ये दिखाएगा, ये परसेंटेज लिखा हुआ इधर, है ना। तो अब यहाँ पे क्या कह रहा है, अब यहाँ पे हम लोग गौर करते हैं कि 2019 से 20 के दरमियान में ये जो था, 2019 से 20 के दरमियान में, जस्ट मोमेंट, है ना, 19 से 20 के दरमियान में 4.0 था जीडीपी ग्रोथ कांस्टेंट इस पे। 20 से 21 में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, उसी टाइम में कोविड-19 आया था फर्स्ट वेव, है ना। 20 से 21 में 7.3 माइनस में चला गया था, ये देखो आप, ठीक है। उसके बाद 21 से 22 में 9.2, ये जो अभी चल रहा है करंटली प्रोजेक्टेड है 9.2 अभी जो पढ़ा हमने, और आने वाला जो है ना 22 से 23 में कितना 8 से 8.5% रहने वाला है ये जीडीपी, ये समझ गए हम लोग, है ना। अब ये वाला पढ़ते हैं, फिस्कल डिफिसिट। डिफिसिट, फिस्कल डिफिसिट मतलब कि जो जो आमदनी और खर्च जो होता है उसकी बात हो, कितना कम, यानी कहते हैं ना कि आमदनी 98 और खर्च रुपया, अगर ज़्यादा खर्च कर लिया तो जाहिर सी बात है कि डिफिसिट कमी होने वाली है ना। तो वही चीज़ को यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं हम लोग, है ना। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, फिस्कल डिफिसिट परसेंटेज में रहेगा जीडीपी के, कितना परसेंटेज, है ना। कहता है कि 18 से 19 के दरमियान में 3.4% था, 19 से 20 के दरमियान में यानी 2019 टू 20 की बात हो रही, 4.6% का था, है ना। अब यहाँ पे 20 से 21 के दरमियान में 2020 जो अभी करंट ईयर चल रहा है ना, यानी कि हो गया है ना। तो ये इसका 9.2, इतना ज़्यादा कैसे हो गया, यानी कि ये समझो कि अब डेप्थ हो गया, कर्ज हो गया गवर्नमेंट पे, इतना ज़्यादा कम हो गया, है ना, कि आपका रेवेन्यू का कलेक्शन कुछ और हुआ, आपने खर्च ज़्यादा कर दिया कुछ ना कुछ काम करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट या कुछ भी आपने प्रोवाइड करने के लिए, है ना। तो आपने उधार लिया होगा, है ना, गवर्नमेंट उधार लेती है ना, वर्ल्ड बैंक या आईएमएफ या फिर यहाँ से भी बोरो करती है, पब्लिक बोरोइंग वगैरह इस तरह से। तो ये 9.2% 2000, है ना, यहाँ पे क्या है 2020 से 21 के दरमियान में लिया गया। आखिर क्यों, क्योंकि इसी टाइम में पैंडमिक आया था ना, पैंडमिक शुरुआत में, तो उस टाइम में तो कर्ज लेना पड़ेगा, है ना। तो ये सेंस बनता है यहाँ पे। उसके बाद फिर 2021 से 22 के दरमियान में प्रोजेक्टेड कितना है फिजिकल डिफिसिट, 6.8%, ये डिफिसिट रहने वाला है, ठीक। आगे का ग्राफ पे चलते हैं। आगे का ग्राफ कर रहा है क्या, इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई। ये कहता है कि एवरेज कितना रहेगा परसेंटेज में इन्फ्लेशन, ठीक है, इसको समझते हैं। यहाँ कह रहा है ये ग्रीन वाली जो है ना, पहले ये वाली पढ़ते हैं, ये जो क्या कहते हैं ऑरेंज वाली है ना, 2018 से 19 के दरमियान में 2000, जस्ट मोमेंट, अरे यहाँ पे ही आ गया, यहाँ पे ही ऊपर करके कर लेते हैं। 2018 से 19 के दरमियान में ये चीज़ है ना, यहाँ पे 3.4% था एवरेज, इन्फ्लेशन की बात कर रहे हैं। ये इन्फ्लेशन ये लो ये जो है ऑरेंज वाली क्या दिखा रहा है, सीपीआई कंबाइंड यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कंबाइंड वाला, ये इंडिकेट कर रहा है। 3.4% था 18 से 19 के दरमियान में, अभी 21 से 22 का चल रहा है, ये 5.2% पे है ना। तो इतना है ये महंगाई यानी इन्फ्लेशन। बीच में 20 से 21 में बढ़ा था, यहाँ पे ऊपर गया है, ये यहाँ पे जो दिखा रहा है, यहाँ पे जो दिखा रहा है ये ऊपर गया है, यानी कि लगभग 7-8% के 7 के आसपास में दिखा रहा है, अगर इसको ऐसे सीधा करेंगे, है ना। तो ये दिखा रहा है, तो उस टाइम में तो आया था, फर्स्ट लहर आया था कोविड-19 का, तो वो है सेंस बनता है ना। तो इसमें तो यहाँ पे भी अभी थोड़ा बहुत है, फिर भी ये ठीक है 5 यानी कि
2 से 6% के दरमियान में हेल्दी ही माना जाता है कि हाँ रहना चाहिए, इतना महंगाई तो रहना चाहिए, इकोनॉमिक एक्टिविटी एक हेल्दी वे में चले, तो ये तो ठीक है। ठीक है, और ये वाली जो है, जस्ट अ मोमेंट, ग्रीन वाली जो है इसको अब रीड करते हैं। ग्रीन वाली क्या है? सबसे पहले ग्रीन वाली WPI दिखा रहा है, यानी कि होलसेल प्राइस इंडेक्स का इन्फ्लेशन। हम लोग इन्फ्लेशन को समझने की कोशिश करते हैं, एवरेज परसेंटेज में कितना रहेगा महंगाई दर, है ना। तो ये देखो कि 2018 से 19 के दरमियान में 4.3% था, है ना। फिर 19 से 20 के दरमियान में होलसेल प्राइस इंडेक्स घटा, फिर 19 से 20 यानी कि 20 से 21 के दरमियान में और भी घट गया, काफ़ी घट गया। अब यही 20 के ही दरमियान में ये बोल रहा है कि 20 के ही दरमियान में एक बार उछाल आया सीधा 12.5, 12.5% पे पहुंच गया। ठीक है, तो ये ज़्यादा हो गया, 6% से ज़्यादा भागना, ये देखने वाली बात होती है कि इसको कंट्रोल करना चाहिए। ठीक है, ये होलसेल प्राइस इंडेक्स की बात कर रहा था मैं। ठीक है, अब नेक्स्ट फिगर पे चलते हैं। ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, जो डॉलर में US डॉलरों में जो रिजर्व रहता है हमारे कंट्री में, हर वो कंट्री में रहता है, क्योंकि US डॉलर से ही हम लोग ये करते हैं, कंपेयर करते हैं हर वो चीज़, कोई भी इंपोर्ट पेट्रोलियम वगैरह कोई कुछ भी लेते हैं विदेशों से, आप कुछ भी लेने के लिए जाएंगे तो आपको US डॉलर ही देना पड़ेगा, तो वही रिजर्व में यहाँ पे रहता है ना। तो यहाँ पे इसको समझने की कोशिश करते हैं, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। ठीक है, ये है, अरे ये है ना रिजर्व, क्या रहता है इन US डॉलर में, बिलियन में ये जो ग्राफ दिया गया है ईयर एंड में, आखिरी साल के आखिरी में 18 से 19 में, 2018 से 19 में 412.9 था बिलियन US डॉलर। 1920 में 2019 से 20 में 477.8 बिलियन डॉलर, यानी US बिलियन डॉलर। 20 से 21 में 577, है ना, US डॉलर था, जो कि बिलियन में है। और 21 से 22 में 633, है ना, बिलियन डॉलर, है ना, यानी कि US बिलियन डॉलर। अभी के टाइम में मौजूदा 633.6, है ना, बिलियन डॉलर है, जो कि US करेंसी में है। ठीक है, अभी ऐसा कहा जाता है कि आज के डेट में लगभग 13 महीने का जो ना रिजर्व पैसे है, कि हम जो ना 13 महीने तक कुछ भी इंपोर्ट वगैरह इस तरह से कर सकते हैं, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, और एक टाइम था जब ये 15 दिन का हुआ करता था, तभी उसी टाइम में LPG रिफॉर्म आया था, 1991-92 की बात कर रहा हूँ, है ना। सिर्फ 15 दिन का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बचा हुआ था, है ना, इसी वजह से LPG रिफॉर्म लाया गया था। ठीक है, वो खैर वो बात की बात है, कभी वो चैप्टर को कवर किया जाएगा। नेक्स्ट जो है एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री एंड फिशिंग की बात कर रहा है ना। कहता है कि ग्रोथ रेट GVA है, नहीं GVA होता है ग्रॉस वैल्यू एडेड, इस तरह से होता है, बेसिक प्राइसेस इन परसेंटेज में। कहता है कि 2018-19 में 2.6%, 19-20 में 4.3%, 20-21 में 3.6%, 21-22 में 3.9%, थोड़ा सा बढ़ा है ना, ये ठीक ठाक है, थोड़ा और भी बढ़ सकता है, ये प्रोजेक्टेड है। ठीक है, और इंडस्ट्रियल ग्रोथ की बात करते हैं, है ना। इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट GVA एट बेसिक प्राइस परसेंटेज में देखो 18 से 19 में 5.3% का ग्रोथ हुआ था इंडस्ट्रियल ग्रोथ। 19 से 20 में घट गया था, 1.2% नीचे ही आ गया ग्राफ, देखो घट गया। ठीक है, फिर 20 से 21 में मेन पैंडमिक पीरियड है, मेन कोरोना इसी वक्त आया था, ये 7.0 एकदम सीधा नीचे घट गया है, ये सीधा नीचे आ गया। ठीक है, उसके बाद 21 से 22 में अब जो प्रोजेक्शन किया गया है कि अब ये इस लेवल का उछाल आएगा, इसमें 11.8%। ठीक है, यहाँ पे जो हम देख रहे हैं ये चीज़, ये सर्विसेज सेक्टर को। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी है ग्रोथ रेट ऑफ GVA एट बेसिक, GVA एट बेसिक प्राइसेस इन परसेंटेज में, ये भी दिखा रहा है इसमें, यहाँ पे है ना। 2018 से 19 में 7.2% रहा, 19 से 20 में 7.2 कांस्टेंट ही रहा, फिर 20 से 21 में घट गया, कॉन्ट्रैक्ट किया, समझ, हर जगह घटेगा क्योंकि पैंडमिक आ गया था, है ना, -8.4 गया था। 20 से 21 के दरमियान की बात है ये। फिर 21 से 22 में प्रोजेक्टेड यहाँ 8.2%, ये सर्विस सेक्टर की बात करी गई है। चलते हैं नेक्स्ट इस पे, यह है GDP ग्रोथ, है ना। ओवरऑल जो हम लोग आगे पढ़ चुके हैं इसी को बोला गया यहाँ पे, देखते हैं क्या बोल रहा है ना। एट कांस्टेंट प्राइस पे, ये बोला ना कि बेस ईयर जो पहले का लिया जाता है उसमें कांस्टेंट प्राइस ही कहता है, इन परसेंटेज में दिखाएगा, तो ये भी वही चीज़ है, सेम ही चीज़ बोला है। 19 से 20 में 4% रहा, 20 से 21 में घट गया, नीचे ही आ गया, ऐसे ना, नीचे की डायरेक्शन में आ गया है ना, -7.3%। 21 से 22 में, है ना, 9.2%। 22 से 23 में, ये अभी करंट में चल रहा है, ये प्रोजेक्टेड है कि इतना होना है अभी कमिंग ईयर में, 8 से 8.5% के दरमियान में, 22 से 23 का है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, फिजिकल परफॉर्मेंस को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब फिजिकल परफॉर्मेंस में क्या है ना,
रेवेन्यू यानी टैक्सेस की बात कर रही है, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस की जो रेवेन्यू कलेक्शन हुआ है, और कैपिटल एक्सपेंडिचर, दोनों चीज़ इसमें कवर होगा। ठीक है, तो सबसे पहले ये वाला पार्ट को, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस रेवेन्यू कलेक्शन की, इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे ये समझ लेते हैं कि अप्रैल से लेकर नवंबर तक के महीने को कवर किया है, हर वो ईयर, चाहे आप 2019 ले लो, 20 ले लो या 21, है ना, तो ये सब ऐसे करके कवर किया है। और 2019 को ब्लू से इंडिकेट किया है, 20 को ग्रीन से, और 2021 को लाइट ऑरेंज से ऐसे करके किया है, या येलो कह लो इसको। ठीक है, और ये जो ग्राफ है ये लाख करोड़ में दिखा रहा है। ठीक है, ये देख लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले हम लोग ये समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, कॉर्पोरेशन टैक्सेस, यानी कॉर्पोरेट टैक्सेस जो होता है, ये सब डायरेक्ट टैक्सेस का कॉलम है। कॉर्पोरेट टैक्स इधर हो गया, ठीक है, एक सेकेंड, और इधर हो गया इनकम टैक्सेस, एक मिनट, ये इनकम टैक्सेस हो गया, कॉर्पोरेट, ये दोनों मिला करके डायरेक्ट टैक्सेस है। ठीक है, और ये सब ईयर में 2019 में, जो अगर हम कॉर्पोरेशन टैक्सेस की बात करते हैं, 2019 में 2.9 लाख करोड़ का कलेक्शन हुआ। ठीक है, 2020 में कॉर्पोरेशन टैक्सेस 1.9 लाख करोड़ का कलेक्शन हुआ। 2020 में, ठीक है, कॉर्पोरेशन टैक्स 3.5 लाख करोड़ का कलेक्शन हुआ। तो उसी तरह से इनकम टैक्स की बात करते हैं, 2019 में 2.7 लाख करोड़ हैं, और 2020 में क्या कहते हैं कि 2.4 लाख करोड़, 2021 में 3.5 लाख करोड़ का कलेक्शन हुआ। इनकम टैक्स की बात करते हैं। अब आते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस में, है ना। इनडायरेक्ट टैक्सेस में क्या क्या है, कस्टम्स ड्यूटी वगैरह जो लेता है, या यूनियन एक्साइज ड्यूटी कहते हैं, एक्साइज ड्यूटी जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट वगैरह होता है, और क्या कहते हैं, ग्रॉस जीएसटी की बात कर रहा है, ये सब चीज़। ठीक है, और ये भी लाख करोड़ में ही है ना। कस्टम्स, है ना, ये कितना है, 0.8 इस तरह से इंडिकेट कर रहा है ये यहाँ पे, है ना, लाख करोड़ हुआ, है ना। 2019 में, 20 में 0.6, 21 में 1.3 लाख करोड़, है ना, कस्टम्स का कलेक्शन हुआ। एक्साइज ड्यूटी का 2019 में 1.3 लाख करोड़, 2020 में 2.8 लाख करोड़, 2021 में 2.4 लाख करोड़। ठीक है, ये एक्साइज ड्यूटी का हो गया। ठीक है, उसी तरह से जीएसटी कलेक्शन जो है 2019 में 4.8 लाख करोड़, ठीक है, 2020 में 3.3 लाख करोड़, ये सब जीएसटी की बात कर रहा हूँ। उसके बाद 2021 में 4.5 लाख बढ़ा है ना, जीएसटी कलेक्शन 2021 में बढ़ा है, 4.5 लाख करोड़ इतना कलेक्शन हुआ है। ठीक है, तो ये थी जैसे। अब ये ग्राफ को देखते हैं, ये ग्राफ क्या कहता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर जो गवर्नमेंट ने जो खर्च किया है ना, उसकी बात कर रही है। यहाँ पे देखो, ये ग्राफ जिग जैग पैटर्न में चल रहा है, ऐसे करके जिग जैग, कभी बढ़ा है, कभी घटा है, कभी बढ़ा है, इसी हिसाब से है। यहाँ पे अगर देखते हैं कि फाइनेंशियल क्वार्टरली भी दिखाया, तो फर्स्ट क्वार्टर में फाइनेंशियल ईयर 2019 में, है ना, ये थोड़ा छोटा है यहाँ पे, 2019 वाला फर्स्ट क्वार्टर का ये दिखा रहा है। ये किसी में 1000 करोड़ में दिखा रहा है, ये जो दिखा रहा है 1000 करोड़, 86.9 थाउजेंड करोड़ रुपीज़ इन्वेस्ट किया था, कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ था 2019 के फर्स्ट क्वार्टर में। उसी तरह से फिर बाद में घटा, थर्ड क्वार्टर में घटा, काफ़ी कम हो गया, यहाँ पे देखते हैं, है ना। फिर इस तरह से बढ़ा, फोर्थ क्वार्टर में बढ़ा, इसी हिसाब से फिर 2020 आ गया, फर्स्ट क्वार्टर में घटा, सेकेंड क्वार्टर में बढ़ा, 124,000 करोड़, इस तरह से बढ़ता गया। इसको आप पॉज करके आराम से देख लेना। ठीक है, ये पूरा ये चीज़ है, पॉज करके आराम से पढ़ लेना। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। यहाँ पे इंडियाज़ रेजिलियंस क्या कहता है कि रेजिलियंस ऑफ इंडियाज़ एक्सटर्नल सेक्टर की बात हो रही है, एक्सटर्नल सेक्टर की। कहता है कि मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स, मर्चेंडाइज मीन्स कि जो भी गुड्स वगैरह हम लोग एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करते हैं ना, उसकी बात कर रहे हैं कि एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स सरपास्ड प्री कोविड लेवल। कोविड यानी कि कोविड-19 जब भी आया था, उससे पहले का जो पीरियड था, उससे पहले के पीरियड में जो पोजीशन थी, उसको भी पास कर गया है, सरपास कर गया है, मतलब कि अच्छी स्थिति आ गई है, ज़्यादा एक्टिविटी हो रहा है इंपोर्ट एक्सपोर्ट की, ये कहने का मतलब हो गया है। और ये कह रहा है कि सिग्निफिकेंट पिकअप इन नेट सर्विसेज, है ना, यानी कि जो भी इसका नेट सर्विसेज वो काफ़ी पिकअप पकड़ा है, कहने का मतलब। ठीक है, यानी कि फाइनेंशियल एक्टिविटी वगैरह जो उसका जो ना रेवेन्यू कलेक्शन वगैरह इस तरह से के, वो सब चीज़ की बात कर रहा है। ठीक है, और ये कह रहा है कि नेट कैपिटल फ्लोज आया है इसमें यूएस डॉलर में 65.6 बिलियन में आया है। फर्स्ट हाफ ऑफ यानी कि 2021 से 22 के फर्स्ट हाफ, यानी 6 महीना तक के दरमियान में इतना फ्लो हुआ है, कैपिटल का अच्छा खासा फ्लो हो रहा है। ठीक है, चाहे वो इनफ्लो हो या आउटफ्लो हो, या वे दोनों को इंक्लूड करके बोला गया है, कैपिटल फ्लो दोनों में कंसिडर किया जाता है। उसके बाद बैलेंस ऑफ पेमेंट BOP सरप्लस ही है ना, 63.1 बिलियन इन फर्स्ट हाफ ऑफ इतना, है ना।
इतना में 63.1 बिलियन है बैलेंस ऑफ पेमेंट, है ना। तो ये चीज़ है। अब आगे चलते हैं। इसको मैं थोड़ा सा लाइटली ही इसको ये कर रहा हूँ, आप लोग इसको पॉज करके आराम से। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व वगैरह जो होता है टचेज कितना 6.33.6 बिलियन यूएस डॉलर, जो पहले भी पढ़ चुके हैं हम लोग, है ना। कब तक? एज ऑफ दिसंबर 2021 तक में इतना जमा हो गया है। इंडिया वाज फोर्थ लार्जेस्ट फॉरेक्स, इंडिया का कौन सा फोर्थ लार्जेस्ट फॉरेक्स रिजर्व होल्ड्स इन द वर्ल्ड एज नवंबर 2021 तक का जो ना फोर्थ लार्जेस्ट। फर्स्ट कौन होगा? यूएस तो होगा ही नहीं, क्योंकि उनका ही यूएस डॉलर है, उससे ही कंपेयर करते हैं, तो उसको हम लोग नहीं कंसिडर करते। तो फर्स्ट में चाइना होगा, फर्स्ट चाइना, ठीक है। सेकेंड में जापान, थर्ड में स्विट्ज़रलैंड है, हाँ इस तरह से है। फोर्थ में इंडिया, कभी रसिया, इस तरह से रहता है। ये है। आगे बढ़ते हैं। अब बोल रहा है स्टेट ऑफ इकोनॉमी रिकवर्स पास्ट प्री पैंडमिक लेवल, पास नहीं है फास्ट होगा इसमें, काफ़ी फास्टली रिकवर हो रहा है, प्री पैंडमिक लेवल की स्थिति पे पहुंच रहा है। ये स्टेट ऑफ इकोनॉमी, स्थिति अवस्था ये है इस इकोनॉमी की, इस कंट्री की, है ना। इंडिया प्रोजेक्टेड एज फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी इन द वर्ल्ड में, काफ़ी फास्टेस्ट ग्रो हो रहा है, मेजर इकोनॉमी में कंसिडर किया जाता है। जीडीपी प्रोजेक्टेड टू ग्रो 8 से 8.5% 2022 से 23 के दरमियान, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। वर्ल्ड बैंक ने अपना प्रोजेक्शन किया है कि इंडिया का जीडीपी रहेगा 8.7%। एशियन डेवलपमेंट बैंक्स, है ना, ये जो संघाई चाइना में है ना, इन्होंने प्रोजेक्ट किया है इंडिया का जीडीपी 7.5%, ठीक है। आगे देखते हैं ये कौन कर रहा है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक्स, इन्होंने अपना प्रोजेक्ट किया है इंडिया का जीडीपी कितना रहेगा 9%, अच्छा खासा बताया है इन्होंने, ऑलमोस्ट बताया है 9%, ठीक है। और आगे का देखते हैं फूड ग्रेन्स प्रोडक्शन, जो फूड ग्रेन वगैरह राइस वीट वगैरह, इसकी ग्राफ को देखते हैं। 17-18 में, है ना, यहाँ देखो मिलियन टन्स में, है ना, 285 मिलियन टन में था। 18-19 में 285.2, थोड़ा सा बढ़ा है। 19 से 20 में, है ना, 297.5 मिलियन टन बढ़ा है ना। और 2020 से 21 के दरमियान में 308.6 ये एस्टिमेटेड है ना, इतना होगा। ये फूड ग्रेन की बात कर रहा है। अब फूड ग्रेन में कौन कौन सी चीज़, ये भी इंडिकेट कर दिया गया यहाँ पे। इंक्लूड्स राइस है, वीट है, गेहूँ, यानी कि गेहूँ, धान, राइस, चावल जो भी कहता है, को सीरियल्स, बाजरा, ये सब जो होता है, पल्सेस, दाल वगैरह, ये सब चीज़ को कंसिडर किया गया। सर्विसेज सेक्टर, हालांकि ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं यहाँ पे, फिर भी इसका एक ये देख लेते हैं। सर्विसेज सेक्टर जो होता है ना, उसकी बात करते हैं। टूरिज्म, ट्रांसपोर्टेशन, ये सब जो होता है ना। 8.2% ग्रोथ एक्सपेक्टेड इन द ओवरऑल सर्विसेज सेक्टर में होगा, 8.2% का, है ना। म्यूटेटेड रिस्पॉन्स सेकेंड वेव शोज बाय हाई फ्रिक्वेंसी इंडिकेटर्स लाइक परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स, एक इंडेक्स होता है जो कि एक्टिविटी, इस तरह की एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी को शो करता है ना, कि वो अच्छा खासा हाई फ्रिक्वेंसी दिखा रहा है, क्योंकि जो रिस्पॉन्स अभी जो सेकंड वेव जो आया ना, जितना घातक होना चाहिए उस हिसाब से नहीं है, तो इस वजह से वो चीज़, उसका एक्टिविटी हाई दिखा रहा है ना। तो ये चीज़ बोल रहा है। और ख़ास करके किस चीज़ में? एयर एंड रेलवे की बात करता है, फ्राइट, जो जिसमें कि माल वगैरह कैरी करते हैं, है ना। जैसे एयर में कार्गो, या फिर रेलवे में फ्राइट वगैरह जो होता है, मालगाड़ी वगैरह, ठीक है। और आगे का क्या है? सर्विस सेक्टर का क्या है? 21.6% ग्रोथ इन सर्विस एक्सपोर्ट। अब यहाँ पे इंडिकेट किया है, कोडिंग किया गया है H1 2021-22 सरपासेस प्री पैंडमिक लेवल। प्री पैंडमिक आने से पहले का जो लेवल में जो स्थिति थी, उससे भी, उसको भी क्रॉस कर दिया है। लगभग 21.6% का ग्रोथ हुआ है सर्विस एक्सपोर्ट में। अब कहता है कि सर्विस एक्सपोर्ट, अब एक होता है कि गुड को एक्सपोर्ट करते हैं हम लोग, कोई सामान फिजिकली बनाया, उसको भेज दिया, चाहे शिपमेंट भेज दिया, बाई शिप भेज दिया, बाई क्या कहते हैं कार्गो फ्लाइट, इस तरह से भेज दिया। लेकिन सर्विसेज कुछ क्या होती है कि वो हम लोग यहाँ पे भी रह करके प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे हम कस्टमर केयर सपोर्ट वगैरह बहुत सारी चीज़ें देती है, इस तरह की चीज़ें, है ना। तो ऐसे चीज़ों का जो एक्सपोर्ट होना है ना, तो उसकी ही बात करी गई है यहाँ पे कि प्री पैंडमिक लेवल को भी क्रॉस कर लिया, यानी कि 21.6% पहले नहीं रहा होगा, अभी है, अभी ये सरपास कर गया है, ये कह रहा है। आगे है 16.7 बिलियन डॉलर, यानी यूएस डॉलर है, एफडीआई इन सर्विसेज सेक्टर में आया है ना। एफडीआई सर्विस सेक्टर में अच्छा खासा इन्वेस्ट इस तरह से किया है। एंड कह रहा है कि 54% ऑफ टोटल एफडीआई इन्फ्लोज इन, इस कैटेगरी में आया है 54% एफडीआई, यानी कि सर्विसेज सेक्टर की बात कर रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एम्प्लॉयमेंट की बात हो रही है ना। एक्सपेंडिचर ऑन सोशल सर्विसेज क्या क्या हो रहा है, पहले इसको समझते हैं। ये ब्लू वाली जो है, ये एजुकेशन को इंडिकेट करता है, ग्रीन हेल्थ को, और ये अदर्स को, रेड वाली, है ना। 14-15 में इतना ये चीज़ दिखा रहा है, इसको आप मैक्सिमाइज करके देख सकते हो। मैं थोड़ा बहुत इसको पढ़ने की कोशिश करता हूँ, है ना। ब्लू एजुकेशन को 14-15 में 3.54, यहाँ पे क्या है कि लाख करोड़ में खर्च हुआ है, 3.54 लाख करोड़ खर्च हुआ करता था एजुकेशन में, है ना। हेल्थ में 1.4%, 49 लाख करोड़,
और अदर्स में 2.9। ये 2014-15 का है आंकड़ा, उसके बाद वो आंकड़ा बढ़ता गया है ना। आज के डेट में 2000 एक सेकेंड, ये आ गया 20 से 21 के दरमियान में अगर बात करते हैं, 2020 से 21 के दरमियान में आज के डेट में ये आंकड़ा कहाँ पे पहुँच गया है, अब इसको पॉज करके पढ़ सकते हो, यहाँ है। एजुकेशन में 6.97 लाख करोड़, हेल्थ में 4.72 लाख करोड़, अदर्स में 7.37 लाख करोड़, इतना एक्सपेंडिचर किया जा रहा है ना, हेल्थ एंड एजुकेशन सेक्टर वगैरह में। अब आगे चलते हैं, आगे फॉरेक्स रिजर्व, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, जो भी हम लोग अभी कवर कर चुके हैं, यूएस बिलियन डॉलर में है ना। आज के डेट में 633.6 क्या कहते हैं कि बिलियन यूएस डॉलर फॉरेन रिजर्व हमारे पास में है, 2021-22 की बात कर रहे हैं, ठीक है। आगे है फाइट अगेंस्ट कोविड-19, यानी कि ये वैक्सीनेशन की बात करते हैं, वैक्सीनेटेड 70% का, तो क्या ऑन वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्री वैक्सीनेशन प्रोग्राम इन वर्ल्ड्स सेकेंड लार्जेस्ट। इंडिया में कहता है कि वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्री वैक्सीनेशन प्रोग्राम, वैक्सीन जो दिया गया फ्री ऑफ कॉस्ट, है ना। और ये वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन वाइज है ये कंट्री। ये कह रहा है, यहाँ कह रहा है कि 70% पॉपुलेशन एज, है ना, 18+ के ना फुल्ली वैक्सीनेटेड किया गया। 70% लोगों को जो कि 18 साल से ऊपर की एज का है उसको फुल्ली वैक्सीनेटेड यानी कि दोनों डोज दिया गया, ये समझ लो आप, है ना। अब यहाँ कह रहा है कि 93% वैक्सीनेटेड विथ फर्स्ट डोज में, फर्स्ट डोज वाले 93% है ना। एंड फिगर में भी दिया है, फर्स्ट डोज 91.39 करोड़, इतने लोगों ने लिया है फर्स्ट डोज, है ना। टोटल वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेड कितने लोगों को वैक्सीन, 157.94 करोड़, इतने लोगों को, यानी कि फर्स्ट एंड सेकंड डोज मिला करके। सेकंड डोज में यहाँ के कह रहा है, सेकंड डोज में 66.05 करोड़, इतने लोगों को सेकंड डोज भी दिया गया है। तो ये दोनों मिला करके इतना फिगर हो जाता है, ठीक है। ये वैक्सीनेशन का ये क्या है, सेंटर्स सपोर्ट टू द स्टेट्स ड्यूरिंग, अच्छा सेंटर सपोर्ट किया जो स्टेट गवर्नमेंट को ड्यूरिंग क्या 21 से 22 के दरमियान में, इस दरमियान में जो सपोर्ट किया, किस तरह का सपोर्ट किया देखो आप। पहले इन्हेंस्ड लिमिट ऑफ बोरोइंग फॉर द स्टेट्स, स्टेट गवर्नमेंट अगर कोई बोरो करना चाहती है तो उसके लिए लिमिट लगा हुआ होता है, तो उसके लिमिट को, है ना, एक्सपैंड कर दिया, बढ़ा दिया लिमिट के, हाँ ज़्यादा ले सकते हैं। FRBM एक्ट वगैरह जो ना पढ़ोगे उसमें तो पता चलेगा उसमें कि बोरोइंग का भी एक लिमिटेशन होता है, तो उसको बढ़ाया गया। लोन टू स्टेट्स इन लीव ऑफ, है ना, GST कंपनसेशन शॉर्टफॉल, है ना, GST के लिए जो कंपनसेशन मिलता है अगर उसमें शॉर्टफॉल आया तो उसके लिए लोन स्टेट गवर्नमेंट ले सकती है, ठीक है। तो ये चीज़ है। और अगला है स्कीम्स फॉर सोशल असिस्टेंस टू स्टेट्स फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर, है ना। कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी असेट क्रिएशन के लिए कोई एक्सपेंडिचर करना है वहाँ पे, तो उसके लिए स्कीम्स भी गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट यानी सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स वगैरह का भी असिस्टेंस प्रोवाइड किया गया है, किया जाएगा, ठीक है। ये चीज़ है। अब आगे लगता ख़त्म हो गया, ठीक है। चलो निकलते बाहर अब।